बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 24 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक फ्रेश चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर्स। बट बिफोर दिस चैप्टर हम जो है जनाब रिजल्ट की मेथडोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट रिजल्ट बैच की अपनी क्लास की, यानी कि आज कैफ 7 रिफ्रेशर की पहली क्लास है और रेगुलर की तकरीबन कोई 24वीं क्लास है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले आपको एक सवाल आएगा कि प्री रिजल्ट बैच में और पोस्ट रिजल्ट बैच में क्या डिफरेंस है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस। प्री रिजल्ट बैच में हमने तकरीबन 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं जो कि आपको पोर्टल पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, वो आपने वहाँ से कवर करना है। और पोस्ट रिजल्ट बैच में मैं अपने इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट लेने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब आप लोगों के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं कि जनाब आप लोगों के कुछ सवाल होंगे और उसके मैंने देने होंगे आपको जवाब, ठीक है। अभी जो बच्चा इतना बड़ा होके भी एनोटेशन कर रहा है ना स्क्रीन पे आके, ठीक है, तो ये वही बच्चे जिनको अम्मा अब्बा ने ना बचपन में क्रेयॉन कलर्स नहीं दिलाए और वो यहाँ पे आके जो है ना ड्राइंग बना रहा है। खैर तुम लोग सुधर जाओ, बड़े हो जाओ। चलो, अल्लाह अकबर। ओके, अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपनी पोस्ट रिजल्ट बैच की मेथडोलॉजी। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रीवियस लेक्चर हो गए वो कैसे कवर करने पड़ेंगे, तो वो आपको पोर्टल पे कवर करने पड़ेंगे। यानी कि तकरीबन लगभग कोई 4 चैप्टर हमने आसान से करवा दिए। चैप्टर नंबर 1 बेसिक, 2 बेसिक, 5 उससे भी बेसिक, एंड चैप्टर नंबर 7 मॉर्गेज चार्जेस हम कर चुके हैं। ओके, मोड ऑफ लर्निंग क्या है? फिजिकल क्लासेस भी हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी, यानी कि हाइब्रिड है, और रिकॉर्ड लेक्चर भी आपको दे दिए जाएंगे। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा, हफ्ते में कितनी क्लासेस होंगी, तो तकरीबन समझो लगभग हफ्ते में 4 से 5 क्लास हुआ करेंगी और 1.5 घंटे की औसतन एक क्लास हुआ करेगी। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, हम किस तरह से पढ़ेंगे? आप भी नए हो इस क्लास में, ऐसा ही है, ठीक है जी। तो अब बच्चों के सवाल आते हैं हम किस तरह से पढ़ेंगे, हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, हमें किस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो जनाब मैं पढ़ाता हूँ माइंड मैप से, यानी कि मेरे पास कुछ समझो इस तरह के माइंड मैप्स बने हुए आते हैं, ठीक है, जिसमें इंसान बने होंगे, हैवान बने होंगे, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। और इन माइंड मैप्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे बिज़नेस लॉ पढ़ चुके हैं, ये मेरे इस टीचिंग वाले स्टाइल से वाकिफ़ हैं, तो इनको तो मसला नहीं है। लेकिन जो बच्चे मुझसे नए पढ़ रहे हैं तो मैं माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाता हूँ। उन्हीं माइंड मैप्स को आप नोट करो, अपनी वर्डिंग में चीज़ों को लिखो, और इसके बाद फिर आपने जो है वो रिटेंशन करने के लिए चैप्टर नोट्स का इस्तेमाल करना होता है। नाउ अब ये चैप्टर नोट्स क्या हैं, हमें कहाँ से मिलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चैप्टर नोट्स का ज़माना नहीं है, अब हमारी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह बुक, ठीक है जी। तो कैफ 7 कंपनी लॉ की जो किताब है वो आपको मिल जाएगी जनाब, कहाँ से? ऑन कैंपस भी मिल जाएगी, और आपको armbooks.com.p की जो यहाँ पे URL लिखा हुआ है, यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, अब अगली चीज़ ज़रा कैफ 7 के बारे में कुछ बता दें कि पेपर थोड़ा सा सुना है कि मुश्किल आ रहा है, और ऐसा आ रहा है कि बच्चे फेल भी हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब वो वाला जो है पेपर नहीं आ रहा जिसके अंदर वो कह दे कि डायरेक्टर्स की इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्ट डाउन कर दो, तो मैं 7-8 नंबर के लिए 7-8 पॉइंट्स लिस्ट डाउन करूँ और मुझे 7-8 या 10 नंबर मिल जाएँ। तो अब वो दौर नहीं है, अब वो वक्त नहीं है। तो अब कैसा पेपर आ रहा है? सिनेरियो बेस पेपर आ रहा है। सिनेरियो बेस तो पहले भी आया करता था, लेकिन अब उसने चीज़ों का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। तो हमने इसके लिए क्या तैयारी की है, हम इसके लिए किस तरह से जो है ना वो जंग करने जा रहे हैं, इसकी मिसाल जो है ना वो आपको क्लास में बैठे बच्चे, ख़ास तौर पे अस्मा वाली दे सकती हैं कि जो हमने अब तक 3 मॉक्स ले लिए हैं उसकी डिफ़िकल्टी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी रखी है कि इनको अपनी तैयारी पे डाउट होने लगता है। यानी कि ठीक है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आईकैप के पेपर को सामने रखते हुए, आईकैप के टेस्टिंग लेवल को सामने रखते हुए हर वो चीज़ पूछी जा रही है जो कि आपके कोर्स में है, लेकिन उसकी टेस्टिंग का लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, ताकि अगर यहाँ पे फेल हो जाओ ना, यहाँ पे अगर लर्न हो जाए तो आईकैप में विन हो जाए। अगर वहाँ पे लर्न होगा तो फिर यहाँ पे आपको आके दोबारा सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वहाँ पे लर्निंग ना हो, यहाँ पे आपकी लर्निंग हो जाए, ठीक है, ताकि आईकैप में आपको क्या मिले भाई, विन मिल जाए। एक बात तो ये। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 का क्विज़ हो चुके हैं। अच्छा, मेरे पास क्या प्लान है टेस्टिंग सिस्टम के लिए? तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम हर चैप्टर के क्विज़ लेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल क्विज़ होगा, जो कि अभी तकरीबन 20 से 25 मार्क्स, 30-35 मार्क्स, कोई बड़ा चैप्टर को 40 मार्क्स का भी, 45 मार्क्स का भी क्विज़ जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, और उस क्विज़ का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा होगा कि आप जो पढ़ोगे आप उसको अप्लाई करोगे, और जो मसला होगा, परेशानी होगी, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरे 12 क्विज़। इसके बाद एक मिड टर्म 6 चैप्टर्स का, और फिर एक फाइनल मॉक एग्जाम आखिर में हो रहा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि किसी ने अगर इंसानों की तरह सारे लेक्चर्स अटेंड किए, सारे माइंड मैप्स बनाए, सारे क्विज़ जो मैं दे रहा हूँ वो कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, और सारे असेसमेंट्स कर लिए, उसमें रीज़नेबल नंबर से पास हो गए, तो आईकैप में फ़ेल नहीं होते। यहाँ असेसमेंट मुझसे करवा लो, अपनी ड्राफ्टिंग को व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करवा लो, तो आईकैप में इंशाल्लाह ताला फ़ेल नहीं होगे,
कैफ 7 के लिए एक ऐसी यूनिक चीज़ लेकर आया हूँ इस बार कि इंशाल्लाह दुआएं दोगे। वो मैंने अपने प्रीवियस 2 बैचेस में आज तक नहीं की। वो क्या है? वो है फाइनल प्रैक्टिस सेशंस। यानी कि कैफ 7 के अंदर अगर मैं देखूँ ना तो आई कैप के पास खेलने का मार्जिन बहुत सारा है। वो एक सवाल ऐसा बना सकता है 15 नंबर का, 16 नंबर का, जिसके अंदर वो चैप्टर 3 की भी आइटम्स पूछे, चैप्टर 8 से भी कोई प्रोविजन टेस्ट कर ले, चैप्टर 2 से भी कर ले। तो मैं इस बार ऐसे प्रैक्टिस सेशंस डिज़ाइन करूंगा जिसके अंदर तकरीबन कोई एंड में 25 से 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे फुल फ्लैज होंगे, 15-15, 16-16, 18-18 मार्क्स वाले, जो कि हर चैप्टर से लिंक हो रहे होंगे। यानी कि वंस यू प्रिपेयर ऑल 12 चैप्टर्स, उनके क्विज दे दिए, उनके मॉक्स दे दिए, उसके बाद लगेगा फुल फाइनल प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आपको एट द सेम टाइम उस क्लास एनवायरनमेंट में बैठ के असेस करना पड़ेगा कि ये जो है सवाल आया कहाँ से है, ये सवाल किस चैप्टर से पूछा गया है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये हमारी इंशाल्लाह इस बार की एक इनोवेशन है जो इस बैच में मैं आप लोगों के लिए नई चीज़ लेकर आया हूँ। ओके, अब पास किस तरह करना है? तो पास करने के लिए बस ये कुछ मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके ऊपर आपने अगर ध्यान दे रहा हो तो दे देना, नहीं दे रहा हूँ तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगली बार फिर आना, फिर कहना सर मेरा पेपर रुक गया तो थोड़ा सा गाइड कर दें, फिर मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखाऊंगा, फिर मैं आपको कहूँगा कि यार ये अगर आप कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। अगर आप ये कहते हो कि मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा और मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर लूँगा, बस थोड़ी सी बहुत क्लास ले ली, जो चीज़ समझनी है उसका पढ़ लिया और बाकी रट्टा लगा लिया, क्योंकि सर मेरे फ्रेंड्स ने कहा था, उन्होंने 2016 में कंपनी लॉ पास किया था, रट्टा लगाया था, वो पास हो गए थे, तो मैं भी रट्टा लगाऊंगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो भाई आप यू आर गॉन। ठीक है। दूसरी चीज़ है जनाब कि आपने मेमोराइजेशन करनी है। अभी आप बोले रट्टा नहीं लगाना, अभी आप बोले मेमोराइजेशन करनी है। क्या ये दोनों बातों में तजाद नहीं आ रहा? देखो, हर चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है, समझ के पढ़ना है और फिर उसको याद करना है, अंधा रट्टा नहीं लगाना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपने याद करना है, जैसे मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर्स, उसमें हमने एक प्रोविज़न पढ़ना है, अभी दूर नहीं है, थोड़ा सा करीब ही है। क्या? डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। अब अगर आपको ये वाली चीज़ें याद नहीं होंगी तो आप आई कैप में प्रोड्यूस नहीं कर सकते एज इट इज़। अगर उसने 6 मार्क्स के लिए पूछ लिया, ज़रा बताओ कि कौन बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो तुम्हें याद होना चाहिए। अब तुम्हें कितनी अच्छा कोई समझा ले, लेकिन जब तक ये कीवर्ड्स याद नहीं होंगे आई कैप में आंसर जाके नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ आ रही है? तो मेमोराइजेशन आपने रेलेवेंट एरियाज़ की करनी होती है। अब किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है वो क्लास में आप पूछते रहना, मैं बताता रहूँगा। डन। अच्छा, इसी के साथ साथ क्लास के अंदर प्रैक्टिस होती है। क्लास में आपको कुछ सवालात करवाए जाते हैं, कुछ आपको होमवर्क दिए जाते हैं और उसका वीडियो सोल्यूशन आपके पोर्टल पे दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है ताकि आप होमवर्क करो और उसका वीडियो सोल्यूशन पोर्टल पे जाके देखो और फिर मुझसे डिस्कस करो, सर मैंने ये आंसर ड्राफ्ट किया है, आप ज़रा बताएं कि मेरी क्या गलती है, क्या लैकिंग है। डन। इसलिए आपको एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में असेस करवाया जाता है। अच्छा जी, एक चीज़ के ऊपर मैं बड़ा हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हमेशा हर बैच में करता हूँ, हर बच्चे से करता हूँ। कुछ बच्चे इसको बहुत सीरियस लेते हैं तो वो पहली टर्म में कामयाब हो जाते हैं। क्या? वो है आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम। ये इतनी इग्नोर्ड हुई हुई चीज़ है ना कि बच्चे इस पर फोकस करते ही नहीं है। अगर एक सवाल आपने सॉल्व किया है, आप उसका एग्जामिनर कमेंट खोलोगे, वो बताएगा कि इस क्वेश्चन में इतने बच्चों ने ये वाली गलतियां की हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स ये थी, बच्चे इसको इस तरफ लेके चले गए थे, जबकि इसका आंसर इस वाले चैप्टर से इस वाले प्रोविजन से था। जब आप आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सी गलती हैं जो आपने रिपीट एग्जाम में जाके दोबारा बोलो भाई नहीं करनी है, बोलो ना नहीं करनी है। ठीक है। मार्किंग प्लान क्या बताएगा? हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। ये वो वाला स्टेप नहीं जो आप समझ रहे हो, ये मैं स्टेप समझ रहा हूँ भाई। हर एक लाइन आइटम लिखने के, हर एक प्रोविजन डिस्कस करने के, हर एक बात डिस्कस करने के। ठीक है जी। क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतनी हंसी आ रही है आज? ठीक है जी। तो हर एक स्टेप्स के क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं। तो आपने अगर रेलेवेंट लीगल प्रोविजन सही लिखा, इस केस में एक और चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, ये वाला मसला भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके मार्क्स हैं। तो आप मार्किंग प्लान को पढ़ोगे ताकि आपको पता चल जाए कि जनाब इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस चीज़ के कितने मार्क्स थे। बात समझ आ रही है? ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन व्हाट्सएप ग्रुप। इस बार जो मेरा बिजनेस लॉ का बैच है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ इस बैच से। क्यों? क्योंकि दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप। वरना होता क्या है, बिजनेस लॉ कंपनी लॉ का ग्रुप पूरा सन्नाटा पड़ा होता है 5 महीने, आखिरी के महीने में जाके ये लोग सितंबर अटेम्प्ट के लिए अगस्त में जाके तैयार होते हैं। ठीक है। और ये अभी कौन सी टर्म चल रही है? सितंबर ना, तो ये अगस्त में जाके रेडी होंगे, मुजाहिद अगस्त में आके लड़ रहे होंगे और डिस्कस कर रहे होंगे। तो भाई यही पार्टिसिपेशन अगर आप डे 1 से रखो ना तो आपको अगस्त में वाली मेहनत नहीं करनी पड़े। याद रखो, अगर आप छोटी छोटी थोड़ी एफर्ट्स हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने करोगे ना तो वो बहुत बेहतर है कि आप आखिरी में जाके 1 महीने में एफर्ट्स करो। ये बहुत बेहतर है उससे। बात समझ आ रही है? तो मैं अपनी बात को जो है ना वो यहीं पे ब्रेक लगाऊंगा। मेरे पास 2 मेरे बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ठीक है जी।
जिसमें से एक का नाम है अरहात अहमद सुमरो भाई और दूसरी हमारी बाजी हैं सोलिहा बाजी। ये दोनों मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो ये आपसे अपने उस बैच का फीडबैक शेयर करेंगे, गलतियाँ भी शेयर करेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं, और आपको गाइड भी करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसे जिसको आपने करनी है, और इनका एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे बैच में कैसा रहा था उसके बारे में भी आपको रहनुमाई फरमाएंगे। तो एक सवाल आया, सर आप शुरू से नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, तो शुरू से पढ़ने के लिए आपको शुरू से आना चाहिए था। अच्छा, लास्ट टाइम आपने क्लास स्टॉप करके रिकॉर्डिंग कवर करने का टाइम दिया था, इस बार वैसा होगा? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 दिन क्लास पॉज कर चुका हूँ अपनी उन बच्चों के लिए जो कि लेट आए थे। तो अब दोबारा तो मैं क्लास पॉज नहीं करने वाला। ठीक है जी, बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में। अराद भाई ओवर टू यू, आ जाएँ आप। ठीक है जी, अराद भाई आएंगे। अराद भाई मुख्तसर बात करेंगे आपसे अपने बैच के बारे में, और फिर इंशाल्लाह हम सोलिहा बाजी को दावत देंगे। आ जाओ मेरे भाई, तालियां बजाओ यार, पास करके आया लड़का यार। ठीक है, हाँ हाँ, बैठो बैठो, बैठ बैठ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ना, ठीक है, शक्ल देखो ना प्यारी प्यारी अपनी यार, स्मार्ट बॉय है यार मेरा। हाँ बैठ जाओ, आगे चले। माइक है ना आगे? माइक है। हाँ ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैंने मैंने सीओ का पेपर पहली अटेम्प्ट पास किया सर से भर के। जो सर ने जो बताया इसे कैसे करना है, रिवीजन करना है और डेली पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने जो सर ने जो फाइनल नोट लिया था और मिड टर्म लिया था, वो सर ने पेपर ऐसा बनाया था कि हम लोग को समझ नहीं आया। हम लोग ना क्या है ये अपना सीलो का पेपर है या अपना एसआर का पेपर है। सर ने ऐसा पेपर बनाया था, सब समझ के बाहर था, लेकिन वो पेपर पूरा सर ने अच्छा बनाया था। वो पेपर जब कर लिया, जब हम लोग ICAP में गए तो इस बार पेपर आया था, हमें बिल्कुल ईजी लगा। और मेरा खुद का पेपर टाइम से पहले हो गया और बहुत अच्छा हो गया। सब लेखा सबसे पहले पेपर हो गया आराम से। सर ने जो फाइनल नोट लिया था वो सर ने ऐसा लिया था, हम लोगों ने वो कर लिया, हमारी पूरी तैयारी हो गई। सर ने पूरा कॉन्सेप्ट पेपर बनाया था और सब चैप्टर से लिंक किया था। वो मॉक सर ने अच्छा बनाया था। उसके बाद जो सर जो फाइनल जो लेते हैं अपना वो डिवीजन ले लेते हैं, वो हम लोग लिया था। उससे भी हम लोग को जो फ़ायदा हुआ था। और जो सर जो रोज़ाना जो होमवर्क देते हैं वो हम लोग डेली करते थे, साथ साथ करते थे, कहते हम लोग को कॉन्सेप्ट सही रहे। और फिर डेली रिविजन क्लेम करना हम लोग साथ साथ करते थे। और क्लासेस सर से साथ लिया हमने, इससे हमें फ़ायदा हुआ। तो ठीक है जी, आप लोग ने अरहात भाई का फीडबैक सुन लिया। तो अरहात भाई के फीडबैक को मैं समराइज़ कर दूं कि फ़ाइनल मॉक तो ऐसा था जिसको देख के इनकी हालत ख़राब हो गई थी। और फाइनल मॉक मैंने वैसे ही वाकई ऐसा डिज़ाइन किया था कि मैंने कहा था कि जो मेरे कैफ 7 कंपनी लॉ के फाइनल मॉक में पास हो गया वो ICAP में फ़ेल नहीं होता। तो वाकई ये पास हुआ और ICAP में फ़ेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन ये कंपनी लॉ के मॉक में फ़ेल हो गई थी, लेकिन ICAP में पास हो गई। ठीक है जी, तो उससे इनको इतनी लर्निंग मिली कि ICAP में जाके विन हो गया। ठीक है जी, तो अब मैं दावत देता हूँ हमारी बहुत जो है वो ख़ास स्टूडेंट है एक और, जिन्होंने लास्ट बैच में कंपनी लॉ पढ़ के पास किया, सोलिहा शाहिद। तो आप आ जाएँ और अपनी जो है ना वो गाइडेंस से इनको क्या करें, इनको आगाह करें। ठीक है जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो सब जानते होंगे, आपने ड्राफ्टिंग वाली बाजी नाम रखा हुआ था और बहुत बुली भी हुई थी मैं उसके ऊपर, बट उसको मैं दिल पर नहीं लेती। और इवन के बुली करने वाले बच्चे का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, मैंने बहुत नोट की है ये बात। खैर, हमने सर के मॉक्स किए, जिसके बाद हमें एंजाइटी अटैक्स हुए। हमें लगा कि बस हम तो फेल हैं लेकिन ये कि सर हमारे साथ है, हमें सर ने बिल्कुल पैसे नहीं दिए मार्केटिंग करने के और एक चीज़ के हम जो नहीं करनी चाहिए वो लेक्चर्स पायलट नहीं करने चाहिए, जो बीच में मेरे थोड़े से हो गए थे, जिसके बाद मेरा 1-2 मॉक रह गए थे, बट वो मैंने लास्ट में दे दिए थे, जिसमें से एक आपने चेक करके नहीं दिया था। लेकिन फ़ाइनल मॉक बहुत अच्छा था। जो क्वेश्चन नंबर 7 और 5 था एग्ज़ाम का, वो मॉक में से बहुत टैली कर रहा था, लाइक मैच हो रहा था ज़्यादा। जिस तरह आपने एक क्वेश्चन ही बनाया था जिसमें 2 एस्पेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन आंसर हमें एक से देना था, लेकिन वो दूसरे वाले चैप्टर से भी ऐसे लग रहा था कि उससे भी आंसर दे सकते हैं। इसी तरह जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमें प्रॉस्पेक्टस वाले चैप्टर से देना था,
बट जो है वो और दूसरे वाले चैप्टर से भी वो मैच कर रहा था, उसमें डायरेक्टर का भी थोड़ा सा आ रहा था। और जो डायरेक्टर वाला क्वेश्चन था वो तो बस पूछे ही मत, पेपर से निकलने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेशनल पेपर होता है तो हमें इतना पता नहीं चलता कि हमने उस वक्त क्या किया है। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है पास हो गया। सर ने बहुत हेल्प की, लास्ट मोमेंट तक सर हमारे साथ थे। ग्रुप में हम लड़ रहे थे तब भी सर हमारे साथ थे, हम लोग भाईचारा हो रहा था तब भी सर हमारे साथ थे। थैंक यू। चलो अब आप लोगों की क्या तरतीब है? फाइनल क्या तरतीब है? बैठना है क्लास में, पढ़ना है डायरेक्टर्स? चलो डायरेक्टर्स पढ़ लो, दोबारा काम आएगा। हाँ वो इंशाल्लाह दिसंबर के बाद, जब तक तुम्हारी अटेम्प्ट बनेगी आ जाऊँगा। हाँ ऐसा ही है, ठीक है जी। जो चैप्टर्स आपने रिजल्ट से पहले पढ़ा दिए वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे और वो आपने पोर्टल से कवर करने होंगे। डन है, पक्की बात है। चलो जी। सर ड्राफ्टिंग में बहुत मसला होता है, ड्राफ्टिंग के लिए एक गोली है मेरी, वो गोली मैं आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। आसान, कोई मसला नहीं है। बिजनेस लॉ पास है तुम्हारा? अगर बिजनेस लॉ पास है तो फिर ये बात करनी नहीं चाहिए ना कि ड्राफ्टिंग में मसला हो रहा है। ड्राफ्टिंग में मसला नहीं होता, फिर बिजनेस लॉ पास है तो फिर वही वाली ड्राफ्टिंग कंपनी लॉ में भी है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है क्या? डायरेक्टर्स। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इससे पहले ज़रा मैं क्लास में मौजूदा पोस्ट रिजल्ट वाले हजरात से मुखातिब होकर कुछ बात करना चाहता हूँ कि ज़रा मुझे बताओ ऑनलाइन वाले में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पोस्ट रिजल्ट वाले हैं, और फिज़िकल वालों में से कितने हैं जो कि रिफ्रेशर के बच्चे हैं? हाँ एक, आप नहीं, फर्स्ट टाइम रिफ्रेशर वाले कितने हो? ठीक है, 1 2, आप भी? ठीक है, कितने भी होगा भाई? 45 पे। आपका दिए ही नहीं, माशाल्लाह। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब देखो, ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों के लिए ना बचा के रखा हुआ था। ये वो चैप्टर है डायरेक्टर्स का जो कि एग्ज़ाम में तकरीबन कितने नंबर का आता है? 15 16 18 नंबर का आ जाता है। और इसके एक अल्लाह माशाल्लाह, एक बंदा बोलता है पोस्ट रिजल्ट 4th अटैम्प्ट ऑफ सी लॉ। खैर मेरे पास बिजनेस लॉ में एक ऐसे भी भाई थे जिनकी 6 अटैम्प्ट लग चुकी थी। कंपनी लॉ में अगर लगती तो वो समझ आता कि क्यों लगती हैं। ठीक है, तो तुम लोगों ने मेहनत की और पढ़ लिया। सर ये सवाल है कि बिजनेस का ज़्यादा मुश्किल कंपनी लॉ, हाँ अगर इसने पास कर लिया तो हम पास कर सकता है आराम से? बिल्कुल कर सकता है। किस बात को? हाँ, बी लॉ का पेपर कदरे बेहतर आसान आता है। क्यों? क्योंकि बी लॉ में है देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजर पोर्शन 40 नंबर का, 35 नंबर का, 45 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब वो क्या है, वो मैं पढ़ाता ही उर्दू में हूँ, वो मैं पढ़ाता ही इंग्लिश में हूँ ही नहीं। अब रीडिंग करवा दी और उर्दू में लेक्चर डिलीवर करके उर्दू के अंदर मिसाल है और उर्दू के अंदर ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें याद हो जाता है। तो वो आपने अपनी ज़बान में प्रोड्यूस करना है, वो आसान हो जाता है। पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल है, वो तो उससे भी ज़्यादा आसान है। बचता ही पीछे कुछ नहीं है सिवाय 2-3 चैप्टर टेढ़े चैप्टर के अलावा। कंपनी लॉ में मसला ये है कि कंपनी लॉ है थोड़ा सा ड्राई सा ना, लीगल लॉज, रेगुलेशंस और प्रोविजंस और कंप्लाइंसेस, तो उसमें आपको समझने के बाद याद भी करना पड़ता है, रिटेन भी रखना होता है कि कौन सी चीज़ किस अथॉरिटी को जमा करानी है, कितने दिनों में करानी है और कैसे करानी है। तो वो भाई आपको करना पड़ता है याद। ठीक है, तो और कंपनी लॉ का पेपर आता है थोड़ा सा टेढ़ा और लास्ट 2 टर्म के पेपर उठाओ तो अच्छा खासा टेढ़ा आ रहा है। तो आई कैप से ज़्यादा टेढ़ा होने की कोशिश हमने खुद कर ली थी पहले से। हमने बोला हम इतने टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है, कि आई कैप जो है ना वो हमें बीट ही नहीं कर सकता इंशाल्लाह। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर माइक लगा लें। माइक क्यों लगा लें भाई? माइक लगा हुआ है, ये रहा, दिस इज़ द माइक। ठीक है जी, माइक लगा हुआ है, परेशान नहीं हो आप। आवाज़ नहीं आ रही है आपको? आ रही है ना? ओके। तो एक भाई कहते हैं सर मैं भटक के सही जगह पर आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलो अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है जी। चलो तो खैर बात क्या चली थी कि कंपनी लॉ का पेपर है ना थोड़ा सा आधा टेढ़ा। ठीक है जी, तो हमने आई कैप से ज़्यादा टेढ़ा होने की कोशिश पहले से कर ली है ताकि इतना यहाँ पे फंसो, इतना यहाँ पे मैं आपको रुला दूँ टेस्ट में, मॉक में, मिड टर्म में, कि आप इंशाल्लाह आई कैप में जाके रोगे नहीं। आई कैप में सुकून से तसल्ली से आओगे। और कोई चीज़ ऐसी टेस्ट नहीं करूँगा जो कि पढ़ाने के एतबार से बाहर हो, कोर्स से बाहर हो। ठीक है जी। तो आज हमने बहुत सारा चीज़ें पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह बस अब स्टार्ट ले लेते हैं चैप्टर का।
चैप्टर नंबर 3 मैंने आपके लिए रोक के रखा होता है, डायरेक्टर्स का चैप्टर है, और ये ख़ास उन हजरात के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ जो कि पोस्ट रिजल्ट वाले हैं, क्योंकि ये आता अच्छा खासा नंबर का है। और ये तकरीबन मेरी ग्रेड नंबर सी में फॉल करता है, जिसके अंदर 3 है, 4 है, 8 है। 3, 4, 8 जो बेसिकली है मेरी ग्रेड, ये डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन से पर्टेन करती है। अगर मैं आपके ग्रेड सी के एनालिसिस खोलूँ ना, जो कि मैंने लास्ट बैच वालों बच्चों के लिए खास तौर पर बनाए थे, और डायरेक्टर की रिवीजन क्लास भी मैंने इन लोगों के लिए करवाई थी, वो भी आपको मिलेगी। यानी कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, अच्छा, ऑल ग्रेड गोर्स टू दिस सोलेहा बाजी, जिन्होंने शोर कर करके डायरेक्टर्स की रिवीजन क्लास लगवाई थी। तो पूरा डायरेक्टर पढ़ने के बाद आपको वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा 2.5 से 3 घंटे का, जिसमें ये पूरे चैप्टर की समरी होगी सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं देखूँ ना तो ग्रेड नंबर सी में मेरे 20 से 30 मार्क्स टेस्ट होता है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है, 4 है और 8 है। अगर मैं सितंबर 24 अटैम्प्ट देखूँ गुज़श्ता से एक कबल, तो 11 नंबर का टेस्ट हुआ था। अच्छा, ये तो पता है ना कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं और क्रैमिंग वाले क्या होते हैं, सिनेरियो क्या होता है और क्रैमिंग क्या होता है, आप सबको पता है। तो 11 नंबर का टेस्ट हुआ। सितंबर 23 में जनाब, सितंबर 23 से पहले मार्च 24 में टेस्ट हुआ कितने का, 13 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का, उससे पहले 11 मार्क्स, उससे पहले 21, उससे पहले 10। अब अगर एवरेज आउट कर लोगे ना तो तकरीबन तुम्हारा नंबर आएगा 1500 पर ही, यानी कि मोर देन 15% वेटेज पेपर में इसकी है। यानी कि अगर ये वाला चैप्टर हमने कर लिया और अच्छे से कर लिया, और तो 16-17 मार्क्स का टेस्ट भी हो गया या 15 का भी हो गया, तो 13-14 नंबर मेरे एक चैप्टर में से निकल आते हैं। चैप्टर नंबर 4 इससे भी ज़्यादा आसान है। डायरेक्टर्स तो अगर मेरी क्लास लगती है ना 10, तो चैप्टर 4 पे लगेंगी 2 क्लास, क्योंकि जिसने डायरेक्टर पढ़ लिया उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर्स पढ़ना इंतहाई आसान हो जाएगा। 9 नंबर का कुछ भी नहीं पूछा, और यहाँ पे 1.5 नंबर का पूछा, यहाँ पे 7 नंबर का पूछा, 2 नंबर का पूछा, औसतन 5 नंबर का ये वाला चैप्टर पूछा जा रहा है, चैप्टर नंबर 4। यानी कि 3 और 4 अगर मिला के कहूँ तो 20 मार्क्स के आ रहे हैं, 15 निकाल सकते हो उसमें से। यानी कि 2 चैप्टर ऐसे जो कि 15-16 मार्क्स तो मैं फ्री के देके जा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके लिए मैंने आपके लिए और भी मेहनत की हुई है। क्या? मैंने पास्ट पेपर के एनालिसिस बनाए हुए हैं, जो कि मैंने आपको ई लर्निंग रिसोर्सेज में दे दिए हैं। किताब मेरी यहाँ से भी मिल जाएगी और आपको armbooks.com.pk से भी मिल जाएगी। वहाँ पे एंड में QR कोड स्कैन करोगे तो जो पास्ट पेपर एनालिसिस मैं अपडेट करता रहता हूँ हर अटेम्प्ट के साथ साथ, उसकी आपको एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी। डन है? तो कौन कौन से ये टेस्ट हुए हैं ये हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा, फिर मैं इस पर वापस आऊँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि जनाब कौन से पेपर में कौन सा एरिया कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ है। डन। अच्छा, अब हम बात करें डायरेक्टर्स की। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जैसे लेट से किसी कोई ऐसा तो नहीं जिसने चैप्टर नंबर 1 नहीं लिया हो, 2 नहीं लिया हो, 5 नहीं लिया हो, 7 ना लिया हो और वो 3 में आके बैठ गया हो, कोई ऐसा तो नहीं है? माशाल्लाह, क्या नाम है मेरे भाई का? हाँ, आफान भाई, ये आपके अंदर कैसे इतना टैलेंट आया कि आप 4 चैप्टर छोड़ के 5वें चैप्टर में आ जा रहे हैं, और वो भी डायरेक्ट? अरे यार, ऐसा तो नहीं करो यार, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था है? भरोसा नहीं था अपने ऊपर यार? खैर हो गई थी ना, तो तुमने इस चक्कर में 24 क्लास मिस कर दी है अपनी, पता है? 24 क्लास मिस कर दी है। अभी मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि आप क्लास छोड़ के चले जाएँ, आप क्लास से उठ के चले जाएँ, ठीक है जी? क्योंकि देखो, एक और भी है, सर मैंने भी इससे पहले कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा। बेटा आप भी लीव कर दो। क्यों? क्योंकि जब आपने 1 नहीं पढ़ा होगा तो आपकी कंपनी लॉ की बेस बनी ही नहीं होगी। 2 नहीं पढ़ा होगा तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स का नहीं पता होगा। 5 नहीं पढ़ा होगा तो शेयर कैपिटल का नहीं पता होगा, सिवाय इससे कि भाई शेयर कैपिटल वो होता है जो कि कंपनी का कैपिटल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता होगा। 7 चलो इंटरलिंक है ही नहीं, लेकिन 1, 2, 5 पढ़ना तो लाजमी था। चलो 1 और 2 पढ़ना लाजमी था, 5 भी छोड़ो, तो कम से कम 1 और 2 के लेक्चर्स लेके फिर तुम मिस में आते। हाँ, क्या नहीं पढ़ा? ग्रेट यार। हाँ, पिछले टाइम का पढ़ा हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ऐसा तो फ्रेशर बच्चा नहीं है ना जिसकी बिल्कुल पहली क्लास हो। किसी ने अगर कहीं और से किसी टीचर से क्लास ली हुई है तो उसको लॉ की बेसिक्स पता है, तो मुझे बेस का मसला था सिर्फ, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपको अपनी कैफ 7 की क्लास नंबर 1 दोहराऊँ, हमने एक कंपनी बनाई थी सरनाइजर हैदराबाद के नाम की, जिसके अंदर से वो 2 खिलाड़ी होते थे शहजादे, और उन्होंने कहा था कि हम कंपनी के अफेयर्स मैनेज करेंगे, हम बनेंगे क्या? डायरेक्टर। याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? असमा याद आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, एक पैट कमिंस था, एक भुवनेश्वर कुमार था, ठीक है जी? तो उन दोनों ने कहा था कि भाई हम बनेंगे क्या कंपनी के? बोलो भाई, डायरेक्टर्स बनेंगे, और हम कंपनी के अफेयर्स मैनेज करेंगे। फिर कंपनी ने जो पूरे साल में कमाया था उसके अंदर से एक पोर्शन निकाल के इन डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन दे दी थी, ठीक है जी? और रिम्यूनरेशन निकालने के बाद जो बचा था वो घर ले गए थे, किसके नाम पे?
डिविडेंड के नाम पे, और जो रह गया था वो रिटेन के नाम पे रीइन्वेस्ट कंपनी के अंदर कर दिया था। ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो डायरेक्टर्स होते कौन है? देखो, कंपनी को फॉर्म करने वाले कौन? शेयर होल्डर्स। अगर उनके बचपन का नाम क्या था? सब्सक्राइबर्स, हाँ, प्रोमोटर्स हैं, फिर वो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, और एंड में आके उनको मेंबर का दर्जा मिल जाता है, जो कि एक जामे नाम है। मेंबर के अंदर फिर वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ऐसा ही था। अच्छा, तो ये जो मेंबरान हैं ये तो जाके ऑफिस में नहीं बैठते, बैठ भी सकते हैं और नहीं भी बैठते, लेकिन यूजुअली नहीं बैठते। तो फिर कंपनी को कौन मैनेज करता है, कंपनी को कौन चलाता है? तो ये ऐसे में एक ऐसे काबिल लोग अपॉइंट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कलेक्टिव टर्म है उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हुई यहीं से हो रहा है, जहाँ चैप्टर नंबर 1 की बात छोड़ी थी वहीं से चैप्टर नंबर 3 उन दो बंदों को उठा के स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या वो डेफिनेशन देते हैं आपको डायरेक्टर्स की? कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स वो लोग हैं जिनको मेंबरान अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कि यार मैं तो मुल्क से बाहर रहता हूँ, मैं मुल्क में रहता हूँ लेकिन टाइम नहीं है, मैंने पैसा लगा दिया, मैंने शेयर्स ले लिए, अब तुम जाओ बैठो डे टू डे अफेयर्स मैनेज करो और फिर हमें रिपोर्ट करो। ऐसा ही होता है। तो डायरेक्टर्स वो बंदे होते हैं जो कि शेयर होल्डर के बेहाफ पे उनकी कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे एक बिजनेस लॉ याद करवाऊँ, बिजनेस लॉ के चैप्टर नंबर 10 में लेके जाऊँ, तो चैप्टर नंबर 10 क्या था? अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। ठीक है जी। तो उसके अंदर हमने एक मिसाल पढ़ी थी कि डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। क्या कि डायरेक्ट प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स। एजेंट कौन है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स कौन है? आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और इनके दरमियान एक रिश्ता है, रिश्ता भरोसे का। कैसे? फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। शाबाश, ठीक है जी। इनके दरमियान एक रिलेशन है, रिलेशनशिप ऑफ फिड्यूशरी। तो ये उनके बिहाफ पे कंपनी के अफेयर्स मैनेज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्टर्स। और तमाम डायरेक्टर्स के लिए एक कलेक्टिव टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? बोलो भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो भाई, बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमने सिर्फ अब तक डायरेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वो कह रहे हैं डायरेक्टर कौन बन सकता है? कहते हैं कि ओनली नेचुरल पर्सनस कैन बी डायरेक्टर्स। अब ये नेचुरल पर्सन कौन है? जो कुदरती इंसान है। तो फिर गैर कुदरती इंसान कौन सा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन? चैप्टर नंबर 1 बताओ। हाँ बताओ, ले गए चैप्टर नंबर 1 में उठा के। तुम बताओ, पास? कैफ 7 पास। सेपरेट लीगल एंटिटी है, हैविंग इट्स ओन स्टैम्प्ड एंड कॉमन सील। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिट होती है? नहीं, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी है। वो तो करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैं तो हाँ, शाबाश। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? डेफिनेशन क्या है? हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, और कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग इट्स ओन स्टैम्प्ड एंड कॉमन सील। ऐसा ही है। और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो फिर अलग बात है, सारी चीज़ें। डन, चलो शाबाश। तो दो तरह के इंसान होते हैं। कौन कौन? एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? आम इंसान, हंसता पीता खाता सोने वाला, जिसको स्मेल भी आती है, जो खाता भी है, जो आराम भी करता है, सोता भी है, जगता भी है, चलता भी है, फिरता भी है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? चैट जीपीटी। नेचुरल है आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है। जो बाहर रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स आते हैं और वो सर्विंग करते हैं खाना और ऑर्डर लेते हैं, और इवन जो डिलीवरी वाले होते हैं, पाकिस्तान में वो कोई डिलीवरी करने वाला रोबोट हो, उसके सामान उठा के भाग जाए पाकिस्तानी, ठीक है। तो लेकिन वहाँ क्या होता है भाई? डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है? बोलो भाई, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वो कह रहे हैं डायरेक्टर कौन बन सकता है? तो जवाब कहता है कि डायरेक्टर से वही लोग बन सकते हैं जो कि नेचुरल पर्सन हैं, यानी कि सिर्फ इंसान बन सकते हैं। अगर मैं मिसाल दूं दो लोगों की, एक है हबीब बैंक, एक है मिस्टर अरहाद अहमद सुमरो। तो डायरेक्टर कौन बन सकता है? हबीब बैंक डायरेक्टर बन सकता है? नहीं। अब जेल कैसे करेंगे? अरहाद बैंक को भेज देंगे उठा के जेल? क्या हबीब बैंक को क्या मतलब जेल के सलाखों के अंदर बंद कर देंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्टर्स वो है जो कि डे टू डे अफेयर्स मैनेज करता है। अब हबीब बैंक डे टू डे कैसे करेगा? नहीं करता ना। तो इसके लिए भी कोई रास्ता होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। अभी एक टर्म आएगी आगे, अभी से ऐसे बता रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी ने अपना नुमाइंदा किसी कंपनी में भेजना है तो वो अपना नुमाइंदा भेजेगा, जिसे हम कहते हैं नॉमिनी भेजेगा, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल जो नॉर्मल डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो चलाएगा, डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करेगा, वो कौन होगा? बोलो भाई, नेचुरल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता।
और जो नुमाइंदा भेजा जाएगा वो भी नेचुरली तो होगा, वो आर्टिफिशियल नहीं होगा। डन। चलो जी, वो कह रहे हैं कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी डायरेक्टर्स। कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती, बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं बन सकती। व्हाट इज़ बॉडी कॉर्पोरेट? 3 चीज़ें आती हैं, बताओ। तुम बोलोगे यार ये कहाँ वन पे उठा के फेंक रहे हैं। ठीक है, हाँ पहले बाहर भेज दिया, मुल्की कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी, एक गैर मुल्की कंपनी हो गई। और फिर तीसरी चीज़, एनी कंपनी डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैचू। ठीक है, शाबाश। इसकी 2 एक्सेप्शन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोल दे कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हमारे लिए नहीं है। देख रहे हो, समझ रहे हो? तो ये आपको इस तरह से चीज़ें याद होनी चाहिए कि मैं क्लास में उठा के किसी भी टाइम पे आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे ले जाऊंगा और प्रीवियस कॉन्सेप्ट पूछूंगा, याद है या नहीं है। याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अल जलालत अल प्रोग्राम। ठीक है, ये होगा। तो आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट में। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ताली बजाओ, शाबाश। अच्छी बात कही है। ठीक है यार, इतनी मरी हुई तालियाँ यार। ठीक है, शाबाश। ऐसे, हाँ ठीक है जी। तो आपकी ऐसे ग्रेप अगर कैफ 7 पे हो गई ना, आपका पेपर पास है। आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, और हर वीकेंड पे 12 चैप्टर तो हैं यार। अगर 12 चैप्टर भी नहीं कर पा रहे ना तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के मर जाना। ठीक है, वो बेहतर है इससे कि तुम 12 चैप्टर ना करो। 12 में से भी चैप्टर नंबर 1 पूछता ही नहीं है। पूछा है काफ़ी टाइम से नहीं पूछा। 2 पूछा लास्ट टाइम, अल्लाह अल्लाह करे 2 पूछ लिया। तो मैं कह रहा था आएगा 2 आएगा 2 आएगा, 2 आ गया। नहीं पूछ रहा वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा। एक आध 2 MCQs पूछ लेता है बस। ठीक है, हाँ जी। किससे आता है? 1 से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या, क्रैमिंग वाला सवाल भी पिछले 3-4 अटेम्प्ट में मैंने देखा। 1 से आ गया होगा, हाँ अभी आ गया होगा 1 से। हाँ बस कोई कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया, लेकिन स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछ रहा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो टेस्ट कर लेगा आपका। तो खैर बहरहाल क्या बात चली थी भाई, क्या बात चली थी यार? बॉडी कॉर्पोरेट की बात नहीं चली थी, मैं बात कर रहा था 12 चैप्टर्स की। तो कंपनी लॉ इतना आसान है कि 1 पूछता ही नहीं है, 2 प्रोसीजरल है, याद करने वाला है समझ के, 3 मुश्किल, 4 आसान, 5 आसान, 6 आसान, 7 नॉर्मल, 8 लेंदी, 9 और 11 आसान, 10 और 12 मॉडरेट। यानी कि इतना हलवा चैप्टर है, इतना हलवा कोर्स है कि इसको अगर तमीज़ से समझ लिया ना पास हो जाओगे। एक और बात मैं बता दूँ, 2 टाइम्स एक और बात, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ICAP की स्टेटस यूज़ कर लें या नहीं करें। मेरा जवाब क्या होगा? ना करो। तुमने की थी? अच्छा, हाँ इसको सुकून नहीं मिलता था जब तक ICAP की किताब इस्तेमाल ना करें। बिजनेस लॉ में की थी? ठीक है, की थी। और आपने की थी? लेकिन साथ साथ नोट्स रेफ़र किए होंगे। हाँ मैंने बिल्कुल उनको यही कहा था। ठीक है जी, हाँ बेहतरीन, ज़बरदस्त। मैंने वो कहा करता था कि देखो अगर आपने मेरे नोट्स फॉलो करने तो आप 100% फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली, लेकिन आप ICAP की किताब ज़रूर रेफ़र करो, इसलिए टू चेक द कम्प्लीटनेस कि आपके टीचर ने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं छोड़ दी जो कि ICAP की किताब में ना हो और हमने ना पढ़ी हो। कंपनी लॉ में बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि ICAP की किताब की सीक्वेंस अलग होगी और मेरी सीक्वेंस अलग होगी, ऐसा ही है। ठीक है, ख़ासतौर मीटिंग वाले चैप्टर, ख़ासतौर डायरेक्टर वाले चैप्टर, तो मैंने अपने हिसाब से पढ़ाने के हिसाब से सीक्वेंस रखी जो मुझे आसान लगती है। हाँ, तो ICAP की किताब आप पढ़ना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, वरना कन्फ्यूज होगे। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ICAP की किताब में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई, लॉ ऐसा गाढ़ा लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आता, रिटेन ही नहीं होता। उसके लिए नोट्स बना के दे दिए गए हैं, नोट से याद कर लो और ICAP की किताब रेफ़र कर लो कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, डन है। और कोई सवाल किसी का और कोई सवाल है तो फिर हम आगे बढ़ें। क्या चीज़? अच्छा, मैं आपको एक स्टैट्स बताता हूँ अपने। अच्छा जी भाई, मार्च 25 बैच में मैंने पूरा कैफ 7 का कोर्स पढ़ाया था, क्योंकि सितंबर 24 में हसनैन साथ थे मेरे, तो वो शेयर्ड कोर्स था, तो मैंने अपने आर्ट्स अलग किए नहीं। कैफ 7 के मेरे मार्च 25 का जो बैच था, इसमें मेरे 51 लेक्चर्स हुए थे। 51 लेक्चर्स में कोर्स ख़त्म, पास पेपर्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, 51 लेक्चर्स में मेरे
जो टोटल आवर्स लगे ना वो लगे हैं 67 आवर्स, ठीक है जी, 67 आवर्स। और उसमें से अगर मैं देखूँ ना तो मेरे इस बैच में तकरीबन अगर लास्ट बैच से कंपेयर करूँ तो लगभग मेरा 25% कोर्स हो गया है, तो लगा लो कितना रह गया होगा, बस 40-45 घंटे का कोर्स रह गया मेरा, ठीक है जी। और वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी एक कोशिश ये होती है कि मैं क्लास में कम से कम टाइम वेस्ट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूँ। समझा दिया, प्रैक्टिस करवा दी क्लास में, और फिर होमवर्क में भी प्रैक्टिस दी कि जाओ करो और ड्राफ्टिंग मुझे चेक कराओ, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर याद करने के बजाय लिखने से ज़्यादा पास होता है। कि जितना तुम प्रोफिशिएंट होगे लिखने में, जितना तुम अपने आंसर चेक करवाओगे उतना जो है ना तुम्हारा हिसाब किताब सही रहेगा। जैसे सोलिया ने अभी कहा कि इसका सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होता था, इससे तो खैर बुल ही करते थे, ठीक है, लेकिन इसका मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करता था हमेशा। ये ऐसे आंसर लिखती थी कि अच्छा मेरा नेचर है ऐसा ना, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, मुझे कोई चीज़ समझानी होगी ना तो पहले मैं उस बंदे की थोड़ी सी करूँगा ट्यूनिंग, उसके बाद समझाऊँगा। तो इसकी ड्राफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा ऐसी हुई थी कि उस पर आपको दिल चाहता था कि आप कुछ बोलो, ठीक है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ होंगे, कोई इंग्लिश के लफ्ज़ हो जाएंगे, कोई अपनी ट्रेन से स्ट्रक्चर फुल टूटा हुआ होगा, तो मैं समझाता था। और ये अपनी ड्राफ्टिंग इंप्रूव करके जवान की बच्ची रात को भेज रही होती थी, सर चेक कर दें, 2 दिन चेक नहीं किया, सर चेक नहीं किया आपने, चेक कर दें। तो मैं उसकी ड्राफ्टिंग चेक करके इसको कमेंट्स दिया करता था, इसलिए ये बात हुई। बात समझा रहे? तो लिखने की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करोगे पेपर नहीं रुकता इंशाल्लाह। ओके, और ज़ोर से बज जाता, कान पे बज गया इतनी ज़ोर से। चलो बहरहाल बढ़ जाते हैं हम आगे। ओके, अब बात चल रही है भाई, हु कैन बी द डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन लोग बन सकते हैं। अच्छा ये हमने बात कर ली थी, अब क्या करना है। डायरेक्टर्स नॉट टू बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या कह रहा है? देखो इसकी ना 2 तशरीहात हैं। ICAP ने इसका तर्जुमा कुछ अलग किया है और जो इसका लीगल तौर पर तर्जुमा बनता है वो कुछ अलग है। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनाब इसका तर्जुमा बनना क्या चाहिए। डायरेक्टर नॉट टू बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, कह रहे डायरेक्टर को वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि लेट से यूनिलीवर मेरी कंपनी है, यूनिलीवर ने हबीब बैंक से लोन लिया, ठीक है, हबीब बैंक से लोन लिया तो यूनिलीवर ने कहा कि जनाब हबीब बैंक लोन दे दो। हबीब बैंक ने कहा इतना बड़ा लोन है और इतनी बड़ी अमाउंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक डायरेक्टर आपके बोर्ड पे बैठाऊँ। उसने कहा अभी आपने पढ़ा नहीं था स्लाइड पिछली वाली, उसने बोला क्या, डायरेक्टर कैन ओनली बी अ नेचुरल पर्सन। तो बोला भाई हबीब बैंक डायरेक्टर थोड़ी बन रहा, हबीब बैंक की एक एम्प्लॉई है सोलिया, वो जाके डायरेक्टर बनेंगी यूनिलीवर की। उसने बोला अच्छा ठीक है, सोलिया चलेगी। सोलिया को पूरी अंडरस्टैंडिंग दी, ऑपरेशन समझाए, और सोलिया को सिर्फ इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे बैठाया गया कि जहां हबीब बैंक लिमिटेड के इंटरेस्ट की बात होगी ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बात करेंगी और कोई ऐसा फैसला कंपनी में नहीं होने देंगी जो कि इनकी कंपनी के खिलाफ हो, इनकी कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि HBL ने यूनिलीवर को लोन दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आती है? बात समझ आती है यहाँ तक? ठीक है। सोलिया बाजी की 4 महीने बाद थी शादी, सोलिया बाजी चली गई शादी टोई पर और बोला भाई अब मैं यूनिलीवर वापस नहीं आती, अब मैं जा रही हूँ तुर्की, शिफ्ट कर रही हूँ। सोलिया बाजी चली गई, दूसरा डायरेक्टर आया अरहात भाई। अरहात भाई ने साल लगाया, साल बाद बोला भाई मेरी जॉब हो गई है कतर, मैं जा रहा हूँ कतर। अब अरहात भाई भी चले गए। तो अब जो यूनिलीवर है जिसके बोर्ड पे डायरेक्टर्स बार बार चेंज हुए जा रहे हैं, चेंज हुए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या ये एक अजीब प्रोसेस नहीं हो जाएगा, हेक्टिक प्रोसेस नहीं हो जाएगा कि एक बंदा आया है, ठीक है, और वो बंदे को आपने अंडरस्टैंडिंग दी, डायरेक्टर बनाया और वो फिर चला गया, फिर चला गया, फिर चला गया। तो वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। इसकी लीगल तशरीह ये बनती है। डन? अच्छा, जो बननी चाहिए। ICAP ने क्या तशरीह करी है वो बता देता हूँ, क्योंकि ICAP अपनी तशरीह के हिसाब से आपसे पूछेगा चीज़ें। ICAP ने इस तशरीह थोड़ी सी आसान करी है। ICAP ने कहा भाई एक डायरेक्टर होता है HR डायरेक्टर, एक होता है मार्केटिंग डायरेक्टर, ठीक है, एक होता है फाइनेंस डायरेक्टर, एक होता है प्रोडक्शन का डायरेक्टर। तो कह रहे डायरेक्टर डायरेक्टर होता है जिस नाम से भी आप कहलाओ, डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, चाहे नाम कोई भी हो वो डायरेक्टर डायरेक्टर ही कहलाया जाएगा। अब वो कह रहे हैं जनाब कि अगर आपने किसी नॉन कंप्लायंस की वजह से किसी डायरेक्टर को पकड़ना है तो आप इनमें से किसी भी डायरेक्टर को जाके पकड़ सकते हो, क्योंकि एक डायरेक्टर सिर्फ उस ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि पूरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो आपकी इंटरनल बाइफर्केशन है ना कि तुम HR देख लो, तुम फाइनेंस देख लो, तुम मार्केटिंग देख लो, तुम प्रोडक्शन देख लो, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये आपकी इंटरनल बाइफर्केशन है। लेकिन अवामुन नास की नज़र में जो डायरेक्टर्स हैं उसमें से एक आपका नाम भी है। यानी कि कंपनी की अगर कोई नॉन कंप्लायंस कल को होगी तो कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को पकड़ा जाता है, क्योंकि एक डायरेक्टर अपने एरिया के लिए नहीं बल्कि पूरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ICAP ने ये तशरीह करी है। बात समझ आ रही है? क्योंकि डायरेक्टर्स आर दी
पीपल अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ना के देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। वो तो हमने अपनी आसानी के लिए बांट लिए हैं, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी की लेट से एक ज़मीन खरीदनी है, बंजर ज़मीन है, ठीक है, आगे जाके बलोच कॉलोनी के पास, जिस पे वो करीब लिखा हुआ है कि जनाब ये सिर्फ किसी बैंक की प्रॉपर्टी है, फैसला है क्या है, खैर लेट से एक बंजर ज़मीन खरीदनी है, और इस बंजर ज़मीन पे जो है वो इन्होंने एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। अब है तो जनाब ये सारा जो है कमर्शियल एरिया में, लेकिन अगर ये इस तरह से फैक्ट्री लगाएंगे और इस तरह से धुआं छोड़ेंगे तो लेट से जो सारा बलोच कॉलोनी है और जो अल तजारा सेंटर है और जो गिरदोनवा के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इधर धुआं जाएगा, पोल्यूशन होगी, ख़राब हो जाएगा। तो डायरेक्टर्स ने अप्रूवल की और ज़मीन ले ली। ज़मीन लेने के बाद उन्होंने फैक्ट्री बना ली। उस फैक्ट्री ने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया और माहौल को ख़राब करना शुरू कर दिया। तो एज अ रिज़ल्ट जो कानून था, जो कोर्ट था, उसने कंपनी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी और डायरेक्टर्स के ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज कर दी। अब बोलो कौन पकड़ा जाएगा? सारे डायरेक्टर्स ने मिल के डिसीजन लिया था कि उस जगह ज़मीन खरीदनी चाहिए। इसकी एक मिसाल मैंने इस बैच में नहीं दी, अलहमदिल्ला पिछले बैच में नहीं दी। पैकेजेस फैक्ट्री लाहौर कोई है, कोई लाहौर नहीं गया, लाहौर से कोई है तो उसको पता होगा कि पैकेजेस मॉल है एक, ठीक है, पैकेजेस मॉल है, गए हो लाहौर, ठीक है। पैकेजेस मॉल में कभी जाओ ना, मैं कभी गया नहीं पैकेज मॉल। तो पैकेज मॉल एक अलग ही तरह का मॉल बना हुआ है। अगर उसको कंपेयर करोगे ना डॉल्मेन से, लाहौर का डॉल्मेन हो, चाहे कराची का हो, चाहे तारिक रोड का हो, चाहे हैदरी का हो, ये प्रॉपर मॉल थे, चाहे मिलीनियम हो, चाहे सेंट्रम हो। लेकिन पैकेज जो है ना वो एक अलग ही शेप में बना हुआ है, बिल्कुल शायद चलते जाओ इस तरह का कुछ बना हुआ है। इसकी रीज़न क्या है कि पैकेजेस जिस जगह पे मॉल बना हुआ है वो जगह लाहौर से कभी किसी ज़माने में बहुत दूर हुआ करती थी। तो पैकेजेस वालों ने वहाँ पे पैकेजेस फैक्ट्री बनाई। करते लाहौर इतना एक्सटेंड हो गया कि उसके आगे या पीछे रेजिडेंशियल सोसाइटी बन गई। तो लोगों ने एतराज़ किया कि यार इन्होंने हमारे दरमियान आके फैक्ट्री खोल ली, जबकि उन्होंने फैक्ट्री तो शहर से बाहर खोल दी। आप एक्सटेंड करते पैकेजेस पहुँच गए। तो उन्होंने फिर ना ही CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उस फैक्ट्री को डिमोलिश किया, बल्कि उधर मॉल बना के लोगों को दे दिया, जाओ यार तुम लोगों के लिए मॉल बना दिया। बात समझ आ रही है? तो फिर ये सीन हुआ था पैकेजेस का। बहरहाल ये भी मैंने अपने उस्ताद से सुना था जो लाहौर के थे। खैर, और अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में कायद-ए-आज़म का मज़ार कहाँ है? बोलोगे यार यहाँ से निकलो ये पहुँच जाओगे, ये रहा सेंटर ऑफ द सिटी में। तो कायद-ए-आज़म का मज़ार भी कराची में कभी बहुत दूर हुआ करता था, शहर से बाहर हुआ करता था। आबादी एक्सटेंड करते वहाँ तक पहुँच गई। बहरिया टाउन भी शहर से बहुत दूर हुआ करता था। अब क्या है, हाईवे बन गया, 20 मिनट में आप बहरिया के अंदर हो। ऐसा ही है। चलो, ये परपीचुअल सक्सेशन के लफ्ज़ में कहाँ से याद आ गया अभी? इसका उस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। डन है। चलो, अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे जनाब डायरेक्टर्स अपनी वोटिंग पावर को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, और डायरेक्टर्स के पास क्या अथॉरिटी होती है। कह रहे डायरेक्टर्स एक्ट करेंगे कलेक्टिवली और बाय मेजॉरिटी, और जो ये डिसीजंस लेंगे वो किस में लेंगे? अपनी मीटिंग्स में लेंगे और बाय सर्कुलेशन में लेंगे। ये सर्कुलेशन क्या है? ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन है। पढ़ी थी हमने चैप्टर नंबर 1 में, नहीं डिस्कस करी, चैप्टर नंबर 8 में आएगी। ये कहलाती है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। यानी कि अगर डायरेक्टर्स ने कोई रेजोल्यूशन पास करनी है, कोई फैसला लेना है और वो एक जगह जमा नहीं हो सकते, तो वो सर्कुलर इशू कर देंगे, नोटिस इशू कर देंगे सबके घरों पे, और बोलेंगे अपना फैसला लिख के जमा करा के TCS करवा दो और एक जगह पे इनके आगे फैसले महफूज हो जाएंगे। ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कहलाती है, जिससे हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करना है। लेकिन बहरहाल वो कह रहे डायरेक्टर्स अपने फैसले किस तरह से लेते हैं? डायरेक्टर्स अपने फैसले लेते हैं कैसे? कलेक्टिवली लेते हैं, मीटिंग में बैठ के, या थ्रू सर्कुलेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्या वीडियो लिंक के थ्रू ले सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है जी, हाँ, स्नैपचैट पे ग्रुप कॉल कर ली, डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला ली भी कर सकते हैं, जूम मीटिंग बुला ली, गो टू वेबिनार कर लिया, ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपको याद है, मतलब क्या याद है? वो कहता है चैप्टर नंबर 1, मतलब हाँ, सनराइजर हैदराबाद की टीम याद है, उसमें जितने शेयर होल्डर ने जितने पैसे डाले थे उसको उतने नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए थे। ईच शेयर हैड 1 वोट, यानी कि जिसके पास एक से ज़्यादा शेयर था उसके एक से ज़्यादा वोट थे। ठीक है जी, तो अगर किसी के एक से ज़्यादा शेयर थे तो उसके एक से ज़्यादा वोट थे, किसी के पास 10,000 शेयर तो उसके पास 10,000 वोट थे, ऐसा ही था। तो वो कह रहे डायरेक्टर्स के पास भी ऐसा ही होगा। डायरेक्टर्स कैन भी शेयर होल्डर्स, ज़रूरी नहीं है कि हो, डायरेक्टर्स कैन भी मेंबर्स, उसकी एक अलग एक्सेप्शंस है, लेकिन यूजुअली डायरेक्टर्स के पास एक ही वोट होता है।
अगर हम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग डायरेक्टर्स हैं, तो फैसला होगा मेजॉरिटी के बेसिस पे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मैंने इतने शेयर्स लिए हैं तो अब मेरी ज़्यादा सुनी जाएगी, तो फिर ऐसे तो अमीर अमीर तर होता चला जाएगा, वो तो नंबर ऑफ शेयर्स लेते चले जाएगा और अपनी बातें मनवाता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। डायरेक्टर्स के पास, हर एक डायरेक्टर के पास एक वोट होता है और हर एक डायरेक्टर इक्वल इन अथॉरिटी होता है। यानी कि अगर किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं तो सबकी अथॉरिटी एक बराबर है, किसी को किसी पे फौकियत हासिल नहीं है। बात समझ आ रही है? डायरेक्टर मेंबर भी है तो फिर वो जो वोट करेगा वो शेयर होल्डर की मीटिंग में शेयर होल्डर के कपड़े पहन के करेगा। बात समझ आ रही है? ऐसा डायरेक्टर नहीं करेगा। डन। अभी इनका जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह, आगे ही आ जाएगा। बहरहाल अब वो कह रहे हैं जनाब कि जो हम चैप्टर नंबर 10 से आपको वापस लेकर आऊँ ना यहाँ पे, वो मुझे वहाँ ले गया वापसी। वो कह रहे हैं रोल या रिलेशनशिप क्या है डायरेक्टर का कंपनी के साथ। तो वो कह रहे हैं जनाब डायरेक्टर का कंपनी के साथ 2 तरह के रिश्ते हैं। नंबर 1 रिश्ता भरोसे का और नंबर 2 रिश्ता है एजेंट का। भरोसे वाला रिश्ता क्या है? रोल एस फिड्यूशरी, रोल एस एजेंट। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं किसी के एसेट्स को, किसी के चीज़ों को किसी के ब्याह पे मैनेज करना। और एजेंट क्या है? जिसमें एक बंदा प्रिंसिपल होता है, एक बंदा एजेंट होता है। बिजनेस लॉ सबका पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बिजनेस लॉ पढ़ के बैठे हुए हैं। तो उसमें एजेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है और उससे अपने काम करा के कमीशन देता है। ऐसे ही होता है। प्रिंसिपल एजेंट की अकाउंटिंग पढ़ोगे IFRS 15 में, CA फाइनल में जाओगे ना अभी इंशाल्लाह। जो CA फाइनल के पास कर चुके हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। CA फाइनल का एक्सेस ले लो, मैं आऊँगा दिलवा दूँगा अभी बाहर जाकर, ठीक है। CA फाइनल की पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना। बाय द टाइम, हाँ बाय द टाइम फॉर्म में जाओगे ना तो IFRS 15 पे, 16 पे, 9 पे ग्रेप अच्छी होगी और पास होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अच्छी फॉर्म में जाओ। कैफ हो गया तुम्हारा? तुम दे दो। कौन से रह गए? MF और ऑडिट, ठीक है इंशाल्लाह। FTS कौन है तुम्हारा? सीता भाई, सीता। अच्छा तुम्हारा कौन सा? 44। यार रस्मा, मुझे बस तुम्हारे टैक्स पर अफसोस है। नहीं ये 4 वाली थी, पता है तुम्हें? 5 दोगी अभी? ग्रुप ए के 2 पास हैं इसके। ग्रुप ए के लगा दिया क्या आपने? कब? अच्छा स्कीम चेंज कर दी होगी अभी, ठीक है। नहीं वो नहीं हुई। FR1 FR2 MFA CMA चेंज नहीं हुई। चलो जी, वो कह रहे हैं जनाब डायरेक्टर्स का एक रोल होता है रोललेस फिड्यूशरी, जिसमें डायरेक्टर्स का रिश्ता होता है किसका? भरोसे का। फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में और वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कंपनी को नुकसान पहुँचे। चैप्टर नंबर 1 में हमने एक मिसाल डिस्कस की थी। एक लैंड बिक्री थी 50 लाख की। डायरेक्टर ने पहले अपने नाम पे ली 50 लाख रुपए की और आगे कंपनी को 65-70 लाख रुपए की बेच दी। तो डायरेक्टर्स ने कंपनी के पैसों से अपना ज़ाती फ़ायदा कमाया। एक और मिसाल भी दी, डायरेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना था किसी बंदे से स्टेशनरी की सप्लाईज के लिए। उसने अपने भाई के नाम पे दुकान खुलवाई, रजिस्टर करवाई, अप्रूव वेंडर में डलवाया और उसको दोगुने दाम पे कंपनी को नुकसान देता गया। ये क्या है? डायरेक्टर ने यहाँ पे फिड्यूशरी ड्यूटी लैग करी, फिड्यूशरी बिहेवियर लैग किया। ऐसा ही है। चलो, कह रहे डायरेक्टर का रोल होता है कंपनी के साथ एज एन एजेंट। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? एजेंट होते हैं कंपनी के और वो एक्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ द कंपनी। अब जो बच्चों ने बेचारों ने पुराने लेक्चर नहीं लिए वो बोलेंगे भाई आर्टिकल्स क्या होती हैं? ये कोई अखबार वाला आर्टिकल है? ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आप चैप्टर नंबर 1 लोगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। डन। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? वो कहता है जनाब एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी, तो इसमें कम से कम डायरेक्टर की लिमिट है एक से कम डायरेक्टर नहीं होते। कह रहे बाकी की जो प्राइवेट कंपनीज हैं यानी कि अदर सिंगल मेंबर कंपनी, हमने पढ़ा था ना कि प्राइवेट कंपनीज की 2 टाइप हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। तो सिंगल मेंबर कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, ऐसा ही है, जिसमें डायरेक्टर की लिमिट क्या है? 1। और प्राइवेट कंपनी में कितनी है? 2। पब्लिक अनलिस्टेड में कितनी है? 3 और लिस्टेड में 7। बस याद हो जाएगा 1, 2, 3 और 7।
अच्छा देखो, सिंगल मेंबर कंपनी में शेयर कितने होते हैं? एक। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स? 2। तो पब्लिक अनलिस्टेड में कितने होते हैं? 3। और यहाँ पे 7। सही तो बोल रही है। नहीं नहीं, लिस्टेड में 7 है। अच्छा रुक जाओ यार तुम लोग, पब्लिक लिस्टेड में रुक जाओ यार तुम। अच्छा एक काम करते हैं, हम खोल लेते हैं। कहाँ है भाई? आपके पास है ये नहीं मुझे अरे कहाँ है भाई बताओ? सेम वन में ही है वहाँ से वहीं से होगा। ये रहा। ये हो यार, क्या यार तुम लोग, ये नहीं है मैंने सही चेंज हो गया? चेंज नहीं किया। अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़े थोड़े आगे बढ़ आई विल चेक दैट। मैं स्ट्रेट ऐसे चेक करूँगा अब, आई के किताब से चेक करूँगा अब। ठीक है फिर मैंने पिक्चर भेज दी। हाँ, नहीं क्यों ट्रीट दोगे? थोड़ी देंगे सर। नहीं नहीं ऐसे ऐसी बात नहीं करो, देख लेंगे क्लास के बाद इंशाल्लाह। ठीक है जी। लेकिन डायरेक्टर्स की तो मैंने आपको जो अखज़ दिया है यहाँ से कहाँ से दिया है? आई कैप की स्टेट टेक्स्ट है। ठीक है जी। तो 1 2 3 और 7 ऐसा ही है, पक्की बात है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? बढ़ सकता हूँ, बोलो भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है। आर्टिकल्स में जो है वो आप डिसाइड कर लो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिख दो कि जनाब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो आपके आर्टिकल्स कहते हैं वो कह दें। ठीक है जी। कंपनी सेट ने इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाई है। डन सीन है, पक्की बात है। ओके। कह रहे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए? कह रहे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस लगा सकती हैं कि जनाब डायरेक्टर इतना पढ़ा लिखा हो, बीबी किया हो, एमबी किया हो, सेबिस से एमबी किया हो जनाब, केयू से। तो केयू के एमबी नहीं होगा तो हम डायरेक्टर नहीं रखेंगे। तो आप ऐसी कंडीशंस आर्टिकल्स में उल्टी सीधी लगा सकते हो। आपके आर्टिकल्स में आपकी मर्जी, बात समझ आती है। और इवन आर्टिकल्स में आप ये भी लगा सकते हो कि हम मिनिमम शेयर्स इतने डायरेक्टर्स के पास अगर हमारे हों तो वो हमारा डायरेक्टर कहलाएगा। ऐसा ही है। तो ये कहलाती है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, यानी कि क्वालिफिकेशन शेयर्स। डन। अच्छा, और आप इसके अलावा मिनिमम नंबर वाली लिमिट कौन सी? मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स वाली। देखो ये कहलाते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये लिमिट लगा सकती है कि हमारे डायरेक्टर जो बनेगा उसके पास कम से कम कंपनी की 10 शेयर होने चाहिए। तो जब तक 10 शेयर नहीं होंगे वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है क्या? इन एलिजिबिलिटी टू बिकम अ डायरेक्टर। ये फिर एक प्रॉपर टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये स्लाइड भी है और ये स्लाइड भी है, आधी पौनी करके मैं इसको ना रोकना नहीं चाह रहा। तो इंशाल्लाह बस फिर आज की क्लास में यहीं रखता हूँ। कल की क्लास में आएंगे तो फुल फ्लेज इन एलिजिबिलिटी से स्टार्ट लेंगे और इन एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। डन है? आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो प्री रिजल्ट वाले बच्चे हैं वो तो साथ साथ चल रहे हैं, जो पोस्ट वाले हैं वो लेक्चर्स अपने पेंडिंग स्टार्ट कर दें और चैप्टर नंबर 3 को जारी सारी रखें। प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रॉपर माइंड मैप बनाएं। इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।